क्लास 9th के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट सिलेबस के लिए सब्सक्राइब कीजिए MKR क्लास 9th चैनल को और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का विषय विज्ञान यानी कि सब्जेक्ट साइंस का पार्ट 1 जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इस पार्ट को 2 वीडियोस में कंप्लीट किया जाएगा, भाग 1 और भाग 2। ये भाग 1 है। इस भाग में हम पार्ट के सभी विषय यानी कि कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे और जो भाग 2 होगा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। भाग 1, भाग 2 और साथ ही इस पार्ट के NCERT हल और नोट्स, इन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो पाठ को शुरू करते हैं। पाठ का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। सो ये पदार्थ शब्द है, इसका अर्थ क्या है इसे हमें समझना होगा। पदार्थ क्या है, ये किस चीज से मिलके बना है, इसकी परिभाषा क्या है। तो यहां पर हमें दिया है पदार्थ। पदार्थ की परिभाषा क्या होगी? ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है वह जिसमें द्रव्यमान होता है वह पदार्थ कहलाता है। ऐसी कोई भी चीज जो स्थान यानी कि जगह को घेरे और जिसमें द्रव्यमान हो उसी को हम कहेंगे पदार्थ। अब यहां पर जो ये द्रव्यमान शब्द आया है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। द्रव्यमान जो है इसको किलोग्राम में मापा जाता है और द्रव्यमान का अर्थ होगा कोई वस्तु अंदर से कितनी भरी है, उसमें कितने परमाणु यानी कि एटम मौजूद हैं। और जो द्रव्यमान होता है वो हर जगह पर बराबर रहता है, कभी भी जगह के अनुसार द्रव्यमान बदलता नहीं है। जैसे हमारा वजन जो होता है वो जगह के अनुसार बदल जाता है, लेकिन द्रव्यमान जो है वो निश्चित रहता है, कभी भी बदलता नहीं है। अगर मैं अपना द्रव्यमान मून पर यानी कि चांद पर करूं और पृथ्वी पर करूं तो ये समान रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। पदार्थ में आगे है, और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जो भी पदार्थ है उसमें बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलके ये पदार्थ बना होता है। अब जिन कणों से मिलके बना होता है इन कणों को हमें समझना होगा। इन कणों के कुछ गुण होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे आगे आने वाले पेजेस पर, ठीक है। अब यहां पर कुछ उदाहरण ले लेते हैं पदार्थ के। उदाहरण दिया है हमें किताब, ये भी एक पदार्थ है। पेन, तारे, सूर्य, हवा, ग्रह, पानी आदि, ये सभी चीजें क्या हैं? जगह भी घेरती हैं और इनमें द्रव्यमान भी होता है, यानी कि इन्हें हम किलोग्राम में माप सकते हैं। तो ये सभी चीजें क्या हो गई? पदार्थ। आगे अब इन कणों के बारे में देखते हैं जिनसे पदार्थ बना होता है। कणों के गुणधर्म, कणों की कुछ विशेषताएं जो होती हैं तो उनके बारे में देखते हैं। कणों की कुल 3 विशेषताएं हमें दी गई है, इन तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे आने वाली पेजेस पर। वो विशेषताएं क्या क्या हैं? तो पहला है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जो पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान यानी कि खाली जगह होती है। दूसरा दिया है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जो भी पदार्थ के ये कण हैं जिनसे पदार्थ बना है वे हमेशा चलते रहते हैं, गति में रहते हैं हमेशा, ठीक है। थर्ड है इसमें पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जिन भी कणों से पदार्थ बना होता है वे कण एक दूसरे को आकर्षित यानी कि एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। अब जो ये 3 गुण दिए गए हैं कणों के, इनको एक एक करके उदाहरण के साथ अगले पेजेस पर पढ़ते हैं। तो कणों के गुणधर्म, कणों का पहला गुणधर्म क्या था? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान यानी कि खाली जगह होती है। इसे समझने के लिए आपको क्या करना होगा? एक गिलास पानी लेना होगा। कांच के गिलास में एक पानी लीजिए, जितना पानी लिया है उसको यहां पर मार्क कर दीजिए। इतना पानी लिया है हमने गिलास में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? इसमें 2 से 3 चम्मच या तो चीनी या फिर नमक इसमें हमें डालना है और इसे पूरी तरह से घोल देना है। जब नमक और चीनी पूरी तरह से घुल जाएगा उसके बाद हमें फिर से चेक करना है कि इसमें पानी का लेवल जो है, पानी का जो स्तर है वो बढ़ा है या नहीं। तो आप देखेंगे कि पानी का स्तर अभी भी उतना ही है जितना पहले था। अगर हम कोई वस्तु बाहर से डालते हैं पानी में तो पानी के स्तर में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। इसका कारण क्या है? कारण है रिक्त स्थान। जो भी पानी था इसमें जल था, उसके कणों के बीच में क्या है? खाली जगह है। और चीनी या नमक जो बाहर से डाला गया था वो खाली जगह ने उसको भर दिया, इसलिए पानी का जो स्तर था उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई। इसमें हमें आगे दिया है कणों के बीच रिक्त स्थान। जो भी पानी के जो कण है उनके बीच जो रिक्त स्थान है उसमें 3 बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु है सबसे कम ठोस में होता है। कणों के बीच रिक्त स्थान यानी कि खाली जगह जो है वो
सबसे कम ठोस में होती है। दूसरा है ठोस से अधिक द्रव्यों में होती है। खाली जगह ठोस से ज्यादा जो है वो द्रव यानी कि तरल चीजों में होती है। और तीसरा बिंदु है कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे अधिक गैस में होता है। सबसे ज्यादा रिक्त स्थान यानी कि खाली जगह किसमें होती है? गैस में होती है। पदार्थ के कणों का दूसरा गुणधर्म है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। गतिशील यानी कि चलते रहते हैं। सो इसमें हमें दिया है पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने पर कणों की गति और तेज होती है क्योंकि गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। जो भी पदार्थ के कण हैं उनमें गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा उत्तरदायी होती है किसी भी तरह की गति के लिए। कोई भी वस्तु अगर चल रही है तो उसमें उपस्थित होती है गतिज ऊर्जा। इसी के कारण कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरी जगह चलती है। और तापमान बढ़ने पर जो गतिज ऊर्जा होती है ये तेज हो जाती है। अगर तापमान बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा तेज हो जाएगी यानी कि कणों की गति तेज हो जाएगी। अगर तापमान कम होगा तो गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं कणों की गति भी जो है वो कम हो जाती है। तो जो पदार्थ के कण गति में रहते हैं इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर से आपको क्या करना है, एक ग्लास में पानी लेना है। पानी लेने के बाद आपको इस ग्लास को टेबल पर रख देना है, बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं है। जब पानी बिल्कुल शांत अवस्था में आ जाए, जब कोई भी हलचल ना हो पानी में, तो इसमें आपको ड्रॉपर की हेल्प से इस तरह से आपको इसमें नीली शाही, नीली लाल किसी भी रंग की शाही डालनी है इसमें। तो आप इसमें 2 से 3 बूंदे शाही डालेंगे। इस तरह से ये शाही यहां पर फैल जाएगी ऊपर। तो कुछ देर इसी तरह रखा रहने देना आपको। कुछ देर में आप देखेंगे कि जो ये शाही है ये धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाएगी पूरे पानी में। कुछ और देर रखेंगे तो जो शाही है वो पूरे ग्लास में इस तरह से फैल जाएगी। पानी जो है वो पूरा नीला हो जाएगा। अगर आपने नीली शाही, जिस भी रंग की शाही डाली होगी उसी रंग का जो है वो पानी हो जाएगा। तो जो पानी था वो तो बिल्कुल शांत था। फिर ये शाही जो है इसमें एक जगह से दूसरी जगह किस प्रकार पहुंची? जो पानी था इसके कण क्या थे? गति में थे। बेशक से हमें पानी जो है वो शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी क्या थे? इसके कण क्या थे? गति में थे। तो इसी कारण से शाही जो है वो पूरे ग्लास में ये अच्छी तरह से पूरे पानी में अच्छी तरह से घुल गई है। ठीक है। तो आगे हमें दिया है कणों की गति। कणों की गति में हमें फिर से 3 बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु है सबसे कम ठोस में होती है। जो कणों की गति है सबसे कम जो है वो ठोस वस्तुओं में होगी। दूसरा है कणों की गति द्रवों में मध्यम होती है। द्रव यानी कि तरल जो चीजें होती हैं उसमें मध्यम यानी कि ना तो ज्यादा होती है ना ही कम होती है। तीसरा बिंदु दिया है कणों की गति सबसे अधिक गैसों में होती है। सबसे अधिक का मतलब हो जाएगा सबसे ज्यादा। जो गैसें होती हैं उसमें सबसे अधिक पदार्थ के कण चलते हैं। तो ये हो गया दूसरा गुणधर्म। तीसरे गुणधर्म को देखते हैं आगे वाले पेज पर। पदार्थ के कणों का तीसरा गुणधर्म क्या था? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं यानी कि एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। इसको समझने के लिए आपको जाना होगा पानी के नल के पास। इस तरह का जो नल होता है उसके पास आप जाइए, इसे खोल दीजिए। जब इसमें से पानी आना शुरू हो जाए, ये पानी आना इसमें से शुरू हो गया, अब आपको क्या करना है, इससे थोड़ी सी, इसका जो मुंह है इससे थोड़ी सी दूरी पर अपनी उंगली रख दीजिए। इस तरह से ये जो गोल बनाया है ये क्या है? आपकी उंगली। बिल्कुल बीच में धारा जो आएगी पानी की उसके बीच में आपको अपनी उंगली रखनी है। तो धारा आपकी उंगली से टकराएगी और इसकी 2 धाराएं बन जाएंगी। पानी जो है वो की 2 धाराओं में बट जाएगा इस तरह से। आधा पानी इस तरफ चला जाएगा, इस तरफ आने लग जाएगा, आधा इस तरफ। उसके बाद जैसे ही पानी की ये 2 धाराएं उंगली के आगे की ओर निकलेंगी, इससे आगे निकलेंगी, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, ये वापस से क्या हो जाएगी, एक धारा इनकी बन जाएगी। एक धारा में पानी फिर से बहने लगेगा। अब हमने तो यहां पर क्या किया था, इस धारा को 2 अलग अलग धाराओं में बांटा था। ये अपने आप ही एक धारा कैसे बन गई? क्योंकि इसके कण जो है, पानी के जो कण हैं वो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं यानी कि एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं। इस धारा के जो पानी के कण हैं और इस धारा में जो पानी के कण है वो एक दूसरे को आपस में खींचते हैं और वापस से एक ही धारा बना लेते हैं पानी की। तो आगे हमें दिया है कणों के बीच आकर्षण बल। जो कण होते हैं पदार्थ के, उनके बीच में आकर्षण बल से संबंधित हमें 3 बिंदु दिए गए हैं। इसमें सबसे पहला है आकर्षण बल सबसे अधिक ठोस में होता है। जो ठोस वस्तुएं होती हैं उसमें सबसे ज्यादा आकर्षण बल होता है। दूसरा है आकर्षण बल मध्यम द्रव्यों में होता है। द्रव्यों में आकर्षण बल ना तो ज्यादा होता है और ना ही बिल्कुल कम होता है, बीच में होता है। ठीक है। तीसरा है
सबसे कम गैसों में होता है। आकर्षण बल जो है वो सबसे कम गैस में, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि गैसों में आकर्षण बल जो है वो ना के बराबर होता है, क्योंकि गैसें जो है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाती हैं, उड़ जाती हैं हवा में। पदार्थ के छोटे छोटे कणों के गुणधर्म के बाद अब पाठ में अगला विषय आता है पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ जो है वो किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है। तो यहां पर हमें दिया है पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5। लेकिन हम क्या करेंगे, हम सिर्फ 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी जो एनसीईआरटी यानी कि हमारा जो सिलेबस है उसमें 3 अवस्थाओं का ही जिक्र किया गया है। तो किन 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे? पहली अवस्था है ठोस, दूसरी है द्रव और तीसरी है गैस। इन 3 अवस्थाओं के बारे में हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। ये ही 3 हमारे सिलेबस में हैं। और जो 2 अवस्थाएं बचती हैं वो कौन सी हैं? पहली है इसमें प्लाज्मा और अगली है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो जो ये बची हैं ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इनके बारे में आपको पार्ट 2 जो है, इस चैप्टर का जो पार्ट 2 है उसमें मैं आपको बता दूंगा। उसका पार्ट 2 का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अगले पेज से शुरू करते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में जो है ठोस, द्रव और गैस, बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे इन्हें। यहां पर हमें दिया है ठोस, द्रव और गैस यानी कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं। तो इनको एक एक करके बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं ठोस के बारे में। ठोस में हमें ये एक डायग्राम सा दिया गया है। इसमें ये जो नीले बिंदु बनाए गए हैं ये हैं ठोस के कण। जो कण हैं उनके बीच में दूरी आप देख सकते हैं बहुत कम है, बिल्कुल पास पास में ये कण मौजूद हैं। तो ठोस के बारे में हमें कुछ बिंदु दिए गए हैं, इन्हें पढ़ते हैं। ठोस जो है उनका आकार निश्चित आकार होता है। आकार यानी कि उनका साइज जो है वो निश्चित रहता है, अपने आप कभी भी नहीं बदलता है। आगे है निश्चित विमाएं। ठोस की निश्चित विमाएं यानी कि साइड्स होती हैं, निश्चित साइड्स। कभी भी एक ऐसा नहीं होगा कि ठोस जो है वो एक साइड से बढ़ जाए या घट जाए। अगला है कठोर। ठोस वस्तुएं जो हैं वो सभी क्या है, कठोर होती हैं। आगे है असंपीड्य। असंपीड्य यानी कि जो ठोस चीजें होती हैं उनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। संपीड़ित यानी कि प्रेशर, दबाव डालकर उनका साइज जो है वो बदल नहीं सकते हैं हम। और आगे है निश्चित आयतन। और आयतन भी ठोस वस्तुओं का निश्चित होता है। उदाहरण के लिए यहां पर हम ले लेंगे ठोस के क्या उदाहरण हो सकते हैं? मेज हो गया, ईंट हो गया। जो रबर बैंड होता है उसको अगर हम खींचेंगे तो उसका साइज चेंज हो जाता है, उसका आकार चेंज हो जाता है। तो उसका आकार चेंज होने के बावजूद भी उसे हम ठोस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका आकार अपने आप चेंज नहीं होता है, हम बाहरी बल लगाते हैं तब चेंज होता है। ठीक है, इसलिए जो रबर बैंड होगा उसे भी हम ठोस कहेंगे। द्रव के जो कण होते हैं वो आप देख सकते हैं ठोस की अपेक्षा इनका जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है वो ज्यादा है। तो द्रव के बारे में हमें पहला बिंदु दिया गया है अनिश्चित आकार। द्रव जो चीजें होती हैं उनका आकार अनिश्चित होता है। जिस भी बर्तन में द्रव को डाला जाएगा वो उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं। दूसरा है अनिश्चित विमाएं। को किसी भी एक जगह से, जैसे पानी क्या है, द्रव, तो पानी को किसी भी एक साइड से जगह मिल जाएगी निकलने की, तो वो एक साइड से निकल के चला जाएगा। ठीक है, बहकर वो आगे बढ़ जाएगा। द्रव के बारे में आगे दिया है बहाव। जो द्रव चीजें होती हैं वो बहती हैं, उनमें बहाव होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह बहकर जा सकती हैं। द्रव में आगे है कम संपीड्य। जो द्रव चीजें होती हैं उनमें उनका संपीड़न किया जा सकता है, लेकिन बहुत कम। कैसे किया जा सकता है? जो इनके बीच में जो द्रव के कण हैं इनके बीच में बहुत कम जगह होती है। ठीक है, ठोस में तो बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी जगह होती है, तो इनको थोड़ा सा दबाव डालकर संपीड़ित किया जा सकता है। द्रव में आखिरी बिंदु दिया गया है निश्चित आयतन। ठोस की तरह ही द्रव का भी जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। द्रव के उदाहरण ले लेते हैं कुछ यहां पर। पानी और दूध, ये क्या हो गई, हमारी चीजें द्रव हो गई हैं। ठीक है, पदार्थ की तीसरी अवस्था है गैस। गैस के कणों को आप यहां पर देख सकते हैं, इनके बीच में बहुत ज्यादा दूरी है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें बिंदु दिए गए हैं। इसमें सबसे पहला है अनिश्चित आकार। गैस जो है उसका आकार अनिश्चित, यानी कि जिस भी बर्तन में गैस को डाला जाएगा वो उसको पूरी तरह से भर देगी। अगर ऊपर से खुला होगा तो वो उससे बाहर भी निकल जाएगी। दूसरा है अनिश्चित विमाएं। जैसे द्रव जो है ये भी बह जाता है, इसी प्रकार से गैस जो है, बर्तन अगर कहीं से भी खुला है तो वो वहां से निकल के उड़ जाएगी, या फिर कह सकते हैं बह जाएगी। तीसरा बिंदु है बहाव। द्रव की तरह ही गैसों में बहाव होता है।
अगला बिंदु है अधिक संपीड्य। गैसें जो हैं वो अधिक संपीड़ित हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं? क्योंकि इनके कणों के बीच में ज्यादा जगह होती है, इसलिए इन्हें बहुत ज्यादा संपीड़ित किया जा सकता है। और आखिरी बिंदु है अनिश्चित आयतन। गैस का जो आयतन होता है वो अनिश्चित होता है। अगर थोड़ी सी गैस है वो भी पूरे बर्तन को भरेगी, और अगर थोड़ी ज्यादा गैस है वो भी उसी प्रकार के बर्तन को वो उसमें फैली रहती। उदाहरण है यहां पर गैस के ऑक्सीजन और मीथेन। ये दोनों गैसें हैं। मीथेन का उपयोग जो है हमारे गैस सिलेंडर, जो हमारे घरेलू गैस होती है, खाना बनाने वाली गैस, उस सिलेंडर में मीथेन गैस भी पाई जाती है कुछ परसेंट में। सो ये हो गई ठोस, द्रव और गैस के गुणधर्म। पदार्थ की 3 अवस्थाओं के गुणधर्म पढ़ने के बाद अब सवाल आता है, क्या पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है? परिवर्तन यानी कि बदलाव किया जा सकता है। यानी कि ठोस को अगर हम चाहें द्रव में बदलना, या फिर द्रव को हम चाहें गैस में बदलना, क्या ये किया जा सकता है? या फिर इसका उल्टा, गैस को द्रव में या फिर द्रव को ठोस में परिवर्तित किया जा सकता है? तो बिल्कुल, जो पदार्थ की अवस्था है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, और इसको करने के 2 तरीके हैं। इसमें पहला तरीका है तापमान में बदलाव करके। अगर किसी पदार्थ का हम तापमान में बदलाव करें, तापमान बढ़ाएं या घटाएं, तो पदार्थ की अवस्था बदली जा सकती है। और दूसरा तरीका है दाब में बदलाव करके। दाब यानी कि प्रेशर कम या ज्यादा करके भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। अब इन दोनों के, तापमान में बदलाव करके और दाब में बदलाव करके, इन दोनों का एक एक उदाहरण लेते हैं और आगे वाले पेज पर इनको बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं। तो तापमान में बदलाव करके पदार्थ की अवस्था को किस प्रकार से परिवर्तित किया जाएगा? मान लीजिए हमारे पास कोई ठोस वस्तु है। ठोस वस्तु का अगर हम तापमान बढ़ा दें, तापमान अगर हमने बढ़ाया, जमा का निशान क्यों लगा रहा हूं मैं यहां पर, अगर हमने ठोस का तापमान बढ़ा दिया तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। अगर हम चाहें किसी चीज को द्रव से गैस में बनाना, तो फिर से हमें क्या करना होगा? तापमान बढ़ाना होगा, जमा करना होगा। तापमान बढ़ाया तो जो द्रव है वो गैस में परिवर्तित हो जाएगा। और अगर इसको बिल्कुल उल्टा करना चाहें, गैस को अगर हमें द्रव में बनाना है, तो इसमें क्या करना होगा? हमें तापमान घटाना होगा। और द्रव से ठोस बनाना हो तो फिर से हमें तापमान और कम करना होगा, तो द्रव से ठोस में परिवर्तन हो जाएगा। अब ये प्रक्रिया को एक उदाहरण से समझ लेते हैं। ठोस में हमारे पास यहां पर है बर्फ यानी कि आइस, जो फ्रिज में होती है हमारे, ये है बर्फ को अगर हमें द्रव यानी कि पानी में परिवर्तित करना है, तो हम क्या करते हैं? बर्फ को गर्म करते हैं। ठीक है। बर्फ को अगर हमने गर्म किया यानी कि उसका तापमान बढ़ाया, तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? पानी में। ठीक है। इस तरह से ये पानी में बदल जाएगा। अगर हमें द्रव यानी कि पानी से अगर हमें गैस की अवस्था में इसे परिवर्तित करना है, तो इसका तापमान और बढ़ाएंगे, और बढ़ाने पर क्या होगा? ये भाप बनने लगेंगी पानी की। और भाप क्या होता है? गैसीय अवस्था है। ठीक है। तो तापमान बढ़ाने पर क्या हो जाएगा? गैस यह अवस्था यानी कि भाप में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमने क्या किया? ठोस को द्रव में बनाया, द्रव को गैसीय अवस्था में बना दिया। बिल्कुल हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं। अगर भाप है, भाप को अगर ठंडा किया जाए, तापमान अगर इसका घटाया जाए, तो ये जल में परिवर्तित हो जाएगी। अगर जल का जो पानी है हमारा, इसको और ठंडा किया जाए, फ्रिज में रखेंगे, वापस इसे फ्रीजर में रखेंगे और ठंडा किया जाएगा, तो ये वापस से बर्फ यानी कि आइस में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये था तापमान में बदलाव करने का उदाहरण। अब देखते हैं दाब में बदलाव करके किस प्रकार से पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित किया जा सकता है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई गैस है, कोई भी गैस है, अगर हम इस पे दाब बढ़ाएं, प्रेशर जो है वो बढ़ाएंगे, तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगी? द्रव में। किसी भी गैस का दाब यानी कि प्रेशर बढ़ाने पर, जमा का निशान लगा रहा हूं, यानी कि प्रेशर हमने क्या किया? दाब हमने क्या किया? बढ़ाया। गैस का दाब हमने बढ़ाया तो वो परिवर्तित हो जाएगी द्रव में। अब जो द्रव में है, अगर उस पे भी हम क्या करें? प्रेशर यानी कि दाब बढ़ाएंगे, तो ये फिर से क्या हो जाएगा? द्रव से ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम बिल्कुल इसका उल्टा करें, जो ठोस बना है हमारा, उस पे से प्रेशर घटाएं तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। द्रव का और प्रेशर कम कर दें तो वो गैस में परिवर्तित हो जाएगा। अब एक इसका उदाहरण भी ले लेते हैं। आपने इस तरह का एक लाइटर देखा होगा, मार्केट में मिलता है। तो इस तरह का जो लाइटर होता है, इसके अंदर ये लिक्विड सा होता है, यानी कि द्रव चीज हमें कुछ अंदर दिखाई देती है। जब हम इसको दबाते हैं, यहां से वो द्रव, अगर इसमें से हम ये द्रव निकालना चाहें, बिना जलाए इसे यहां से अगर हम निकालना चाहें इस द्रव को, तो आप देखेंगे कि जो द्रव है वो गैस बन जाता है तुरंत। क्यों बनता है? क्योंकि ये अंदर जो है ना,
ये एक तरह से क्या है, गैस को द्रव में परिवर्तित करके डाला गया है। गैस पे इसमें जो इसमें मौजूद गैस है उस पे दबाव डाला गया, प्रेशर डाला गया और उसका बनाया गया द्रव। द्रव जो बनाया गया वो जैसे ही इसमें से निकलेगा उसे का दाब यानी कि प्रेशर कम होगा और प्रेशर कम होते ही वो वापस किस अवस्था में आ जाएगा, वापस से गैसीय अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, ये इसका उदाहरण हो गया। अब पीछे वाले पेज पर हमने समझा तापमान में बदलाव करके पदार्थ की अवस्था को किस प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है। अब हम समझते हैं तापमान परिवर्तन के प्रभाव। जब तापमान में परिवर्तन यानी कि बदलाव होगा तो पदार्थ पर इसका क्या प्रभाव होगा। तो इसमें 3 प्रभाव होंगे। पहला होगा गलनांक बिंदु, दूसरा होगा क्वथनांक बिंदु और तीसरा ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण। तो इन तीनों को एक एक करके अच्छी तरह से पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं गलनांक बिंदु के बारे में। गलनांक बिंदु क्या होता है? किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, गलनांक बिंदु कहलाता है। कोई भी हमारे पास ठोस वस्तु है, जिस तापमान पर वो पिघलना शुरू कर दे, द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू कर दे, उस तापमान को कहेंगे हम गलनांक बिंदु। उदाहरण दे देता हूं इसका यहां पर। जैसे बर्फ होती है, बर्फ जो है वो पिघलना शुरू कर देती है, जल बनना शुरू कर देती है किस तापमान पर? 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो 0 डिग्री सेल्सियस होगा ये क्या होगा? बर्फ का गलनांक बिंदु। तापमान को कहेंगे हम गलनांक बिंदु जिस पर भी वो पिघलना शुरू कर दे। इसी प्रकार से लोहा जो होता है, लोहा कितने तापमान पर पिघलना शुरू कर देता है? 1534 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये होगा लोहे का गलनांक बिंदु। ये वाला होगा बर्फ का गलनांक बिंदु, ये वाला होगा लोहे का गलनांक बिंदु। इसी तरह अलग अलग पदार्थ जो होते हैं उनका अलग अलग गलनांक बिंदु होता है। इसी में आगे आता है संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। अब ये होता क्या है इसको सबसे पहले समझते हैं एक एक्टिविटी से। इस एक्टिविटी में हमने एक बीकर लिया है, इसके अंदर यहां पर बर्फ डाली गई है। ये है कांच की छड़, एक छड़ी है कांच की जिससे हम इसे मिलाते रहेंगे। और ये है थर्मामीटर जिसे एक स्टैंड से टांगा गया है। नीचे यहां पर हमने बर्नर में आग लगाई है, आग जलाई है जिससे इस बर्फ को हम ऊष्मा दे सकें। बर्फ का तापमान होता है माइनस में, -4 डिग्री 3 डिग्री के आसपास होता है। तो जब इसे ऊष्मा देना शुरू करेंगे तो तापमान जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेगा। -4 से -3 पर आएगा, फिर उसके बाद और बढ़ेगा -2, उसके बाद -1 और फिर आ जाएगा 0 पर। 0 डिग्री पर ये बर्फ जो है धीरे धीरे करके पिघलना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस क्या है? बर्फ का गलनांक बिंदु। गलनांक बिंदु पर कोई भी वस्तु क्या होती है? पिघलना, द्रव अवस्था में आना शुरू हो जाएगी। तो आप देखेंगे अब जो तापमान है वो नहीं बढ़ रहा है। कुछ देर तक तापमान नहीं बढ़ेगा, जब तक कि सारी बर्फ बिल्कुल पिघल नहीं जाती तब तक तापमान बढ़ेगा ही नहीं। 0 डिग्री सेल्सियस पर आकर ये रुक जाएगा। तो हम लगातार ऊष्मा दे रहे थे, फिर भी तापमान में कोई भी वृद्धि यानी कि बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था? तो ये हो रहा था संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा के कारण। जो बर्फ है वो ऊष्मा यानी कि इस एनर्जी का यूज किस प्रकार से कर रही थी? अपना अवस्था बदलने के लिए। जो ऊष्मा है वो बर्फ के जो कण है, बर्फ जो पदार्थ है ये इसके कण हैं, उनको क्या करती है? गतिज ऊर्जा प्रदान करती है, जिनमें कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है और ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये किस प्रकार की ऊष्मा है? संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। जो क्या होती है? जो ठोस को द्रव में परिवर्तित करती है। इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय दाब यानी कि जो हमारे चारों तरफ हवा है उसका दाब यानी कि प्रेशर, उस पर 1 किलोग्राम ठोस, कोई भी 1 किलोग्राम ठोस है उसको उसी पदार्थ के गलनांक यानी कि ऐसे तापमान पर जिस पर वो गलना शुरू हो जाए, द्रव अवस्था में आना शुरू हो जाए, उस तापमान पर उसको द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा लगेगी उसी को कहेंगे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको अच्छी तरह से समझ लें। तापमान परिवर्तन के प्रभाव में दूसरा था हमारा क्वथनांक बिंदु। तो क्वथनांक बिंदु क्या होता है? किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, क्वथनांक बिंदु कहलाता है। कोई भी द्रव वस्तु जिस तापमान पर वो गैस अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाए उसी तापमान को कहा जाएगा क्वथनांक बिंदु। जैसे जल होता है, जल हमारा द्रव होता है, जल का क्वथनांक बिंदु क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। ये 100 डिग्री सेल्सियस पर गैसीय अवस्था में भाप में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है।
तो इस 100 डिग्री सेल्सियस को कहेंगे हम जल यानी कि पानी का क्वथनांक बिंदु। अलग अलग वस्तुओं का क्वथनांक बिंदु अलग अलग होता है। ठीक, इसी में आगे आता है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। अब ये क्या होती है, इसे हम एक एक्टिविटी से समझते हैं। यहां पर हमने एक बीकर में पानी लिया है, इसमें ये कांच की छड़ है, ये थर्मामीटर स्टैंड से टांगा गया है और नीचे से यहां पर ऊष्मा दी जा रही है। इस जल को गर्म किया जा रहा है, यानी कि जल का जो तापमान है वो आमतौर पर कम ही होता है, 50 डिग्री से कम ही होता है। तो जैसे जैसे इसे ऊष्मा देते रहेंगे वो 50 से बढ़ता रहेगा, 50, 60, 70, 80 और पहुंच जाएगा सीधा 100 डिग्री पर। उसके बाद जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा तो आप उसके बाद देखेंगे कि ऊष्मा तो लगातार दी जा रही है, तापमान जो है 100 डिग्री से आगे नहीं बढ़ रहा है। इसमें से 100 डिग्री पर भाप निकलनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन तापमान में कोई भी वृद्धि यानी कि बढ़ोतरी नहीं होगी। ऊष्मा दी जा रही है तो तापमान बढ़ना चाहिए। तापमान क्यों नहीं बढ़ता है, उसका कारण है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। इसमें क्या होता है, ऊष्मा के कारण जो है, जो जल है वो अपनी अवस्था बदलकर भाप बनना शुरू हो जाता है। यह क्या होता है, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय दाब मैं बता चुका हूं, इस दाब पर 1 किलोग्राम द्रव लिया है। अब हमने 1 किलोग्राम द्रव को गैस में बदलने के लिए जितनी भी ऊष्मा की जरूरत होगी उसी ऊष्मा को कहा जाएगा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। यहां पर यह ऊष्मा किस चीज में प्रयोग हो रही है, अवस्था परिवर्तन करने में, ना कि तापमान बढ़ाने में। ऊष्मा जो है वो क्या करेगी, जल के जो कण हैं उनको गतिज ऊर्जा प्रदान करेगी। इतनी गतिज ऊर्जा प्रदान कर देगी कि वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। तो इसे बिल्कुल अच्छी तरह से समझे। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा से देखें। तापमान परिवर्तन के प्रभाव में तीसरे नंबर पर हमें पढ़ना था ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण को। तो सबसे पहले देखते हैं ऊर्ध्वपातन क्या होता है। इसमें हमें दिया है पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कोई भी ठोस पदार्थ अगर सीधा गैस में बदल जाए तो इस प्रक्रिया को कहा जाएगा ऊर्ध्वपातन। और निक्षेपण क्या होता है, निक्षेपण ऊर्ध्वपातन का बिल्कुल उल्टा होता है। गैस से सीधा ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। अगर कोई भी पदार्थ हमारे पास गैसीय अवस्था में है वो सीधा ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो उसे कहेंगे निक्षेपण। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, उल्टे। ऊर्ध्वपातन में ठोस से गैस होता है डायरेक्ट, और इसमें निक्षेपण में गैस से ठोस बनता है। अब ये ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण होता किस प्रकार से है और किन किन पदार्थों का होता है, इसको एक एक्टिविटी से समझ लेते हैं। एक्टिविटी में हमें करना क्या है, एक बर्नर लेना है, एक ट्राइपॉड स्टैंड, उस पर हमें रखनी है एक चाइना डिश। चाइना डिश के ऊपर पलटकर एक फनल रख देंगे उल्टा करके, और यहां पर जो छेद होता है फनल का, इसमें रुई लगा देंगे ताकि जो भी फनल के अंदर है वो बाहर ना जा पाए। और चाइना डिश में हमने ले रखा है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का पाउडर जो कि ठोस है। अब क्या करेंगे, बर्नर को हमने चालू किया, जो भी ये चाइना डिश है इसको गर्म करना शुरू करेंगे। तो आप देखेंगे जो अमोनियम क्लोराइड जो ये पाउडर था ये सीधा गैस में बदलना शुरू हो जाएगा। यहां पर कोई भी तरल पदार्थ नहीं बनेगा, कोई भी द्रव पदार्थ नहीं बनेगा, सीधा ये वाष्प बनना शुरू हो जाएगा। और जो ये वाष्प है ये बाहर नहीं जा पाएगा, किसकी वजह से, यहां पर जो रुई लगाई गई है। ठीक है, तो जो वाष्प है वो इसी में फनल के अंदर ही इकट्ठा हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को, जो पाउडर था अमोनियम क्लोराइड का ठोस पाउडर, वो वाष्प यानी कि गैस में परिवर्तित हुआ, इसको कहा जाएगा ऊर्ध्वपातन। अब समझते हैं निक्षेपण। अब क्या करना है, जब ये गैस बन जाएगी, यहां पर अमोनियम क्लोराइड का वाष्प बन जाएगा, उसके बाद जो ये बर्नर है इसको बंद कर देना है, ऊष्मा देनी इसको बंद कर देनी है। तो जो भी फनल के अंदर गैस है वो धीरे धीरे क्या होगी, ठंडी होनी शुरू हो जाएगी। और ठंडी होकर वो गैस जो है इसके यहां पर जमना शुरू हो जाएगी। आप यहां पर देखेंगे यहां पर ये गैस जमना शुरू हो जाएगी। तो गैस से सीधा ठोस अमोनियम क्लोराइड यहां पर बन जाएगा। तो इस प्रक्रिया को कहा जाएगा निक्षेपण। अब ऐसे कितने पदार्थ हैं जो ऊर्ध्वपातन या निक्षेपण प्रक्रिया को फॉलो करते हैं? तो ऐसे कई हैं, उनमें से कुछ उदाहरण दे देते हैं। एक अमोनियम क्लोराइड का यहां पर एक्टिविटी में हमने यूज करके ही बताया है इसमें, ठीक है। उसके बाद आता है कपूर। कपूर जो पूजा सामग्री में यूज किया जाता है, ये भी जो है सीधा ठोस से गैस में या फिर गैस से
ठोस में परिवर्तित होता है, ये कभी भी द्रव अवस्था में नहीं आता। इसी प्रकार से नेफ्थलीन की गोलियां जो होती हैं, जो कपड़ों में रखी जाती हैं, जब हम कपड़ों को लंबे समय तक कहीं पर स्टोर करके रखते हैं तो उसमें नेफ्थलीन की गोलियां रखते हैं ताकि उसमें कोई भी कीड़े ना लगे। तो ये गोलियां भी जो हैं ये भी सीधी क्या होती हैं, ऊर्ध्वपातन होती हैं या फिर निक्षेपण होती हैं, सीधा ठोस अवस्था से गैस में परिवर्तित हो जाती हैं। अब समझ लेते हैं ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की कोई भी अवस्था में परिवर्तन होगा तो किस प्रक्रिया के तहत होगा, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, नाम क्या होगा इस प्रक्रिया का। तो यहां पर हमें दिया है, यहां पर ये है ठोस, यहां पर है द्रव और यहां पर है गैस। अगर ठोस से कोई भी वस्तु द्रव में परिवर्तित होगी तो उसे कहा जाएगा संगलन प्रक्रिया, ठीक है। इसी प्रकार से आगे द्रव से अगर गैस बन रही है तो उसे कहा जाएगा वाष्पीकरण, और गैस से अगर ठोस बन रहा है तो पीछे वाले पेज पर ही हमने अभी पढ़ा है, उसे कहा जाएगा निक्षेपण। और बिल्कुल इसका उल्टा करें हम, ठोस से अगर गैस बनती है तो इस प्रक्रिया को कहेंगे ऊर्ध्वपातन, पीछे वाले पेज पर ही पढ़ा था। अगर गैस से अगर द्रव बन रहा है तो उसे कहेंगे हम संघनन, ठीक है, याद रखनी है आपको ये सारी चीजें। और द्रव से ठोस बने तो उसे कहेंगे हम जमना। जब जल होता है उसको हम बर्फ बनाते हैं तो वो क्या कहते हैं, हमने बर्फ जमाई है। इन सभी प्रक्रियाओं को आपको याद रखना है कि ठोस से द्रव या फिर द्रव से गैस या गैस से ठोस जब बनेगा, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होगा तो कौन सी प्रक्रिया के तहत होगा। पीछे वाले पेजेस पर हमने पढ़ा तापमान परिवर्तन के प्रभाव। अब देखते हैं दाब परिवर्तन के प्रभाव। दाब यानी कि प्रेशर। किसी भी पदार्थ का दाब अगर परिवर्तन किया जाए यानी कि दाब में बदलाव किया जाए तो उसकी अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहां पर हमें दिया है, यदि तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगी। तापमान जब हम घटाएंगे तो जो कण है गैस के, उनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, कम होगी। गतिज ऊर्जा कम होने के कारण संपीड़ित करना, संपीड़ित यानी कि उस पर दाब डालना आसान होता है। दाब डालकर उसके कणों को पास पास में लाया जाएगा, और अगर कण पास पास में आ गए तो जो गैस है वो या तो द्रव में बदल जाएगी या फिर वो ठोस अवस्था में बदल जाएगी। दोनों में बदल सकती है, गैस जो है वो द्रव और ठोस दोनों में बदल सकती है जब दाब में परिवर्तन किया जाएगा। ये प्रक्रिया किस प्रकार से होगी इसे समझ लेते हैं। तो ये है हमारे पास यहां पर सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर यहां पर ये गैस है, और ये है यहां पर पिस्टन, ठीक है। पिस्टन जैसे हमारी पिचकारी में होता है ना पिस्टन, उसी प्रकार से इस पर दबाव डाला जाएगा। जैसे ही इस पर दबाव डाला जाएगा और तापमान भी घटाया जाएगा तो जो ये कण है गैस के, ये पास पास में आएंगे। कण पास पास में आने से क्या होगा, जो ये गैस है ये क्या हो जाएगी, द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। इसी प्रकार से जब ये गैस द्रव में परिवर्तित हो जाएगी, अगर इस पर और ज्यादा दाब डाला जाए, ज्यादा प्रेशर डाला जाए, तो जो ये गैस थी पहले द्रव में हुई, द्रव के बाद सीधा अब ये क्या हो जाएगी, द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। और यहां पर एक बात और होगी, जो हमारी पहली ये वाली स्थिति थी, इसमें बहुत ज्यादा दाब यानी कि बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया जाए तो गैस जो है वो सीधा किसमें हो जाएगी, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। आगे हमें ये दो बिंदु दिए गए हैं, इन्हें भी समझते हैं। दाब बढ़ने से कण नजदीक आते हैं, और कण अगर नजदीक आएंगे तो ये किसमें होता है, या तो द्रव में होता है, अगर ज्यादा ही नजदीक आ गए तो वो ठोस बन जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से आगे अगला बिंदु दिया गया है, दाब घटने से कण दूर जाते हैं। अगर हम यहां पर क्या करें, जो ये ठोस बन गई है गैस, इस पे से दाब, यहां पर जो दाब है ये हटा लिया जाए तो गैस जो है वो किसमें, या तो द्रव में परिवर्तित हो जाएगी या सीधा गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। यानी कि जो प्रक्रिया गैस को द्रव या फिर गैस को ठोस बनाने की थी, इसको उलट भी किया जा सकता है प्रेशर को कम करके। तो एक उदाहरण भी ले लेते हैं, जब गैस को द्रव या फिर गैस को ठोस में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका बिल्कुल आसान सा उदाहरण होगा एलपीजी। एलपीजी जो गैस है वो हमारे घरों में, जो घर में सिलेंडर होते हैं खाना बनाने वाली गैस के, उनमें एलपीजी गैस भरी जाती है। एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लेकिन हिंदी में क्या फुल फॉर्म होगी ये मैं आपको बताऊंगा पार्ट 2 में। तो अगर आपको पता है इसकी फुल फॉर्म तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, हिंदी मीडियम में बताना है, ठीक है। जो ये एलपीजी गैस होती है ये द्रव होता है। जो सिलेंडर होते हैं उसमें द्रव यानी कि जल की तरह तरल गैस होती है। ये प्रेशर अप्लाई करके, जैसे यहां पर गैस को हमने द्रव बनाया था, इसी प्रकार से एलपीजी जो होती है, जो गैस होती है, उसको
द्रव बना के सिलेंडर में डाला जाता है, यानी कि दाब प्रेशर बढ़ा करके। एक और उदाहरण ले लेते हैं जिसमें गैस जो है वो सीधा ठोस अवस्था में परिवर्तित होती है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। गैस को सिलेंडर में लिया, तापमान घटाने के साथ साथ हम क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे। प्रेशर ज्यादा बढ़ाने से क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सीधा ठोस रूप में आ जाएगी। और जो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसे शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बिना द्रव अवस्था में आए सीधा गैस से ठोस या फिर ठोस से गैसीय अवस्था में परिवर्तित की जा सकती है। पाठ में हमारा अगला विषय आता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है, इसे एक एक्टिविटी से समझते हैं, उसके बाद इसकी परिभाषा जो लिखी हुई है उसे भी पढ़ेंगे। एक्टिविटी यानी कि क्रियाकलाप। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, एक गिलास पानी लेना है। एक गिलास पानी लेना है, उस पर निशान लगा देना है कि इस गिलास में कितना पानी है, इतना। ठीक है, ये निशान लगा दिया। इस गिलास पानी को एक दिन सुबह आप भर के रख दीजिए। उसके बाद इसको आपने छेड़ना नहीं है, बिल्कुल शांत अवस्था में इसे रखा रहने दीजिए। शाम को आपको फिर से इसका लेवल चेक करना है कि पानी अभी भी इसमें इतना है या कम हो गया। तो आप देखेंगे कि पानी का जो लेवल था इसमें से पानी कहीं ना कहीं गायब हो गया। पानी का जो लेवल है वो इतने से इतना, जो इससे ऊपर पानी था वो गायब हो चुका है कहीं। तो वो पानी कहाँ गया, तो इससे ऊपर जो भी पानी था वो क्या हो गया, वाष्प, भाप बनकर हवा में उड़ गया। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पीकरण। परिभाषा से बिल्कुल अच्छी तरह से समझते हैं इसे। यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थ में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण क्या होता है, सतह पर होने वाली प्रक्रिया। जो पानी की ऊपर की सतह है सिर्फ यहां से वाष्पीकृत होगा। क्वथनांक यानी कि उबलने वाले तापमान से कम तापमान पर, अगर उबलने वाले तापमान से किसी भी कम तापमान पर ये द्रव से गैस में बदल रहा है, भाप में बदल रहा है, तो कहा जाएगा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में आगे आता है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि ऐसी कौन कौन सी और कितनी वजह हैं जो वाष्पीकरण को बढ़ा सकती हैं या वाष्पीकरण को कम कर सकती हैं। तो ऐसी 4 वजह हैं जो यहां पर लिखी गई हैं, इनको एक एक करके समझते हैं। तो इसमें सबसे पहली वजह है सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल जो है वो वाष्पीकरण की दर को प्रभावित कर सकता है, कम भी कर सकता है और ज्यादा भी कर सकता है। किस तरह से करेगा ये, उदाहरण के साथ समझते हैं। हमने क्या किया, एक कप में चाय ली, एक कप में चाय ली और एक प्लेट में चाय ली। जो कप के नीचे प्लेट होती है उसमें चाय ली, दोनों में चाय है। तो किसमें ज्यादा वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण होगा प्लेट में ज्यादा। क्यों, क्योंकि इसकी सतह का क्षेत्रफल ज्यादा है। और वाष्पीकरण कौन सी प्रक्रिया होती है, सतह पर होने वाली प्रक्रिया। तो सतह अगर ज्यादा है तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, अगर सतह कम है तो वाष्पीकरण कम होगा। इसलिए प्लेट में वाष्पीकरण ज्यादा होगा और कप में वाष्पीकरण कम होगा। इसी तरह से वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला दूसरा कारण है तापमान। तापमान अगर हम बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण भी जो है वो बढ़ने लगेगा, वाष्पीकरण भी उतनी ही तेजी के साथ बढ़ेगा। अगर तापमान हम घटाएंगे तो वाष्पीकरण भी जो है वो धीमा हो जाएगा। कैसे, जैसे हम गर्मी में एक गिलास पानी बाहर रख दिया हमने, ठीक है, ये हमने गर्मी में रखा और इतना ही गिलास भर के हमने एक सर्दी में रखा। मान लीजिए ये सर्दी वाला है, वाष्पीकरण, ये दोनों ग्लास हमने बाहर रखे, एक गर्मी में भर के रख दिया, एक सर्दी में भर के रख दिया। तो आप देखेंगे कि गर्मी वाला जो ग्लास था, गर्मी के मौसम में जो बाहर रखा था, उसमें से ज्यादा पानी जो है वो वाष्पीकृत हुआ है, और सर्दी में जो ग्लास बाहर रखा था उसमें से कम पानी वाष्पीकृत हुआ है। तो गर्मी में क्या होता है, तापमान अधिक होता है, इसलिए वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा। और सर्दी में पानी का वाष्पीकरण कम क्यों हुआ, क्योंकि तापमान जो है वो कम होता है, तापमान के साथ साथ वाष्पीकरण भी बढ़ता है। तीसरा कारण है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब होता है नमी। अगर वायु में आर्द्रता अधिक है, ज्यादा है, तो वाष्पीकरण कम होगा। कम क्यों होगा, क्योंकि वायु में पहले से ही ज्यादा मात्रा में जल वाष्प मौजूद है। अगर आर्द्रता कम होगी तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला चौथा कारक है वायु की गति। जो हवा है उसकी गति, वो कितनी तेज चल रही है, ये भी कारण है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला। अगर हवा तेज चल रही होती है तो वाष्पीकरण भी तेज होगा, अगर हवा धीमी चल रही होती है तो वाष्पीकरण कम होगा।
आपने नोटिस किया होगा जब हम कपड़े धोकर सुखाते हैं तो हवा अगर तेज चल रही है तो जल्दी सूख जाते हैं, यानी कि जो कपड़ों में पानी है वो जल्दी वाष्पीकृत हो गया। अगर हवा धीमी चल रही है तो उस कपड़ों को सूखने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, क्योंकि वाष्पीकरण जो है वो कम हो रहा है। तो ये 4 ऐसे कारण हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एग्जाम में यहां से आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा वाष्पीकरण वाले कॉन्सेप्ट से। वाष्पीकरण में एक और विषय आता है वाष्पीकरण से शीतलता, यानी कि वाष्पीकरण के कारण ठंडक होना। तो ये क्या होता है? वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, वातावरण से ऊर्जा की हानि होती है और वातावरण शीतल हो जाता है। जब भी वाष्पीकरण होता है तो जो द्रव होता है, यानी कि जो भी हमारी तरल चीज, जो भी वाष्पीकृत होने वाली चीज है, द्रव है, उसके कण जो होते हैं वो अपने चारों तरफ से ऊर्जा यानी कि गर्मी को अवशोषित यानी कि सोख लेते हैं, गर्मी को सोख लेते हैं और अपनी अवस्था परिवर्तन कर लेते हैं उस गर्मी से, उस ऊर्जा से। तो चारों तरफ के वातावरण से जो गर्मी उन्होंने सोख ली, उसके कारण जो चारों तरफ का वातावरण है वो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने का कारण क्या है? क्योंकि वातावरण ने क्या किया है? अपनी ऊर्जा द्रव को दे दी जो वाष्पीकृत हो गया। तो एक एक्टिविटी से इसे समझ लेते हैं। एक्टिविटी में आपको करना क्या है? अपना हाथ लेना है, ठीक है। अपने हाथ पे आप पेट्रोल, एसीटोन या फिर परफ्यूम जो होता है उसकी कुछ बूंदे डालिए। अपनी हथेली पर आप उसकी कुछ बूंदे डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी हथेली जो है वो ठंडी हो गई है। ठंडी होने का कारण क्या है? जैसे ही आप परफ्यूम या फिर पेट्रोल या फिर एसीटोन या इसके अलावा और बहुत सारी चीजें होती हैं जो जल्दी से वाष्पीकृत हो जाती हैं, जैसे ही आप उन द्रव को अपनी हथेली पर डालेंगे तो वो द्रव जो है, जो भी आपने हथेली पर डाला, वो आपकी हथेली से ऊष्मीय ऊर्जा यानी कि गर्मी जो है आपकी हथेली की, वो सोख लेंगे, अवशोषित कर लेंगे और बहुत जल्दी से वाष्पीकृत हो जाएंगे। अब आपकी हथेली ने अपनी गर्मी किसको दे दी? जो भी द्रव आपने अपनी हथेली पर डाला था। तो आपकी हथेली से ऊर्जा क्या हुई? कम होगी। तो आपकी हथेली क्या होगी? ठंडी हो जाएगी, ठंडक महसूस करेगी। अगर इस तरह से भी नहीं समझ में आया है तो एक और उदाहरण देता हूं जो आपने अक्सर किया होगा। आपको क्या करना है? एक तवा लेना है, ठीक है। इस तरह से तवा, उसे गर्म करना है। गर्म करने के बाद आपको क्या करना है? इस पर पानी डालना है। पानी डालने से क्या होगा? इस पे जैसे ही आपने पानी डाला, पानी क्या होगा? वाष्प बनने लगेगा। वाष्प यानी कि भाप बनने लगेगा। भाप क्यों बन रहा है ये पानी? क्योंकि ये ऊर्जा किससे सोख रहा है? जो तवा गर्म हुआ था, इसकी गर्मी को जो पानी डाला गया है वो पानी इसकी गर्मी को सोख लेगा और तवे को ठंडा कर देगा। तो पानी की वजह से नहीं, पानी के वाष्पीकरण की वजह से ये तवा जो है वो ठंडा हो जाएगा। वाष्पीकरण से शीतलता के कारण ही जो हमारे मटके होते हैं उनमें पानी ठंडा रहता है, और इसी के कारण जो हमारे कूलर होते हैं वो ठंडी हवा देते हैं, और इसी के कारण जो हम हथेली पर पेट्रोल, एसीटोन या फिर और कुछ भी द्रव डालते हैं तो हमें ठंडक महसूस होती है। वाष्पीकरण के साथ ही पाठ के सभी विषय हो जाते हैं कंप्लीट। तो अब आपके लिए यहाँ पर मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ टोटल 8 क्वेश्चन है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सिर्फ क्वेश्चन है, तो इसके आंसर मिलेंगे इस वीडियो के भाग 2 में, इस पाठ के भाग 2 में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। भाग 2 भी जरूर देखें। और इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो उनको भी मैं भाग 2 में ही आपके लिए इंक्लूड करूंगा। तो उम्मीद करूंगा पाठ के सभी विषय आपको समझ आए होंगे। अगर आपको सभी विषय समझ आए हैं तो इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट रहता है तो उसे कमेंट बॉक्स सेक्शन में मेंशन कीजिए। मैं कोशिश करूंगा सभी कमेंट्स की रिप्लाई करने की। और साथ ही फिर से बता देता हूं, इस पाठ के एनसीईआरटी हल नोट्स और भाग 2 की जो वीडियो है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।